Yes, class. We will start within a few minutes. एक बार start करते हैं जल्दी से. बेटा कल के न्यूमेरिकल्स सभी समझ में आ गए थे जो समझाए थे मैंने आपको मिरर से रिलेटेड. यस, रिप्लाई फास्ट. किसी तरह की कोई डाउट तो नहीं है जो कल के न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए थे उसमें. बेटा मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, तो आप लोग बता क्यों नहीं रहे कि कल जो न्यूमेरिकल समझाए थे उसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर मैं आगे चलूं उस टॉपिक के, और अगर कोई डाउट है तो बताइए, मैं फिर उसको थोड़ा क्लियर करूं. आगे चलूं? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं. डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस when concave mirror produces image on screen of size 3 times of object and its focal length is 40 सेंटीमीटर. ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा. एंड इट्स फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट इसको खुद से ट्राई करो पहले. सिंपल सा क्वेश्चन है, कल किया था उसी पैटर्न पर है. बस मैं 1 से 2 मिनट दूंगा, 1 से 2 मिनट में आप लोग इसे ट्राई कर लीजिए. ओके, इससे ज़्यादा टाइम नहीं. सो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? आपको पता क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि यू कैलकुलेट करना है. फिर क्या पता लग रहा है कि कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इमेज प्रोड्यूस कर रहा है स्क्रीन पर. तो वैसे तो जनरली आप हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो किया करें कि पहले मिरर का नाम लिख लें, स्क्रीन पर मिल रहा है इमेज, इससे मैग्निफिकेशन का साइन आप लोग उसी समय नोट डाउन कर लें. ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है. अब क्या बताया, हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज 3 टाइम्स है, मतलब इमेज का साइज 3 टाइम है ऑब्जेक्ट के. साइज का मतलब हाइट से ही होता है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स हुआ. हमने ये भी पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन HI/HO होता है, सो मैग्निफिकेशन इज 3. बट क्योंकि ये इमेज स्क्रीन पर मिल रही है, रियल होगी, इसलिए इसका साइन नेगेटिव आएगा. साथ ही एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, मैग्निफिकेशन मिरर के लिए -V/U भी होता है. तो मैग्निफिकेशन की जगह -3 इज इक्वल टू -V. अब आप क्या रख रहे हो, इनकी वैल्यूज को रख रहे हो कि देखो इसमें हमें U फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक, फोकल लेंथ दी हुई है, और आपसे पूछ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो U कैलकुलेट करना है, तो V की वैल्यू हमें पता नहीं, U भी अननोन है, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको V और U में से U पूछा तो मैग्निफिकेशन में से जो पूछा है उसको रखना, मतलब मैं U पूछ रहा है तो V की वैल्यू U की टर्म में निकाल लेना, V इज इक्वल टू 3U आ जाएगा. देन मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F. V की जगह पर रखना है 3U,
तो v की वैल्यू हो गई 3u प्लस 1/u। फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 40 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, अब ये 40 प्लस की होगी कि माइनस की, वो मिरर से पता लगेगा। कॉनकेव मिरर है तो माइनस। एलसीएम आ गई 3u, इट इज 1 + 3 इज इक्वल टू 1/-40। सो इट इज 4/3u इज इक्वल टू 1/-40। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो u की जो वैल्यू मिलेगी वो -160/3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द आंसर। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। आंसर नेगेटिव आया है तो हमें थोड़ा बहुत यह तसल्ली है कि हमने जो किया है वो सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। बेटा रिमाइंड हो गया ये सारा? अब ये चीज आ गई दिमाग में? ओके। नाउ आज मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस टर्म को समझते हैं क्या है, और इसके आपके 2 लॉ हैं वो भी समझने हैं हमें। एक सेकंड के लिए रुकिएगा बेटा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है पहले इसको समझते हैं। देखो बेटा, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से, जैसे ऐसा मान लो कि लाइट जो है वो सन से चल रही है, तो सन के आसपास का रीजन बेटा एक्चुअल में होता है वैक्यूम। वैक्यूम से लाइट होती हुई किसी एयर से किसी गैस से निकलेगी, किसी गैस से होते हुए अर्थ में आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर से आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो इसका मीडियम है, मीडियम मतलब जिस जगह से एयर निकल रही है वो सराउंडिंग, ठीक है, जो भी सराउंडिंग में से एयर जा रही है उसका मीडियम हर समय बदल रहा है। और लाइट के लिए लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब मीडियम के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड कितनी कम होगी, कितनी बढ़ेगी, उस चीज को समझने के लिए हमें एक टर्म इसके जस्ट बाद समझेंगे, समझनी पड़ती है, वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है पहले इसको समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे में जब जा रही है तो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, कितनी डिक्रीज हो सकती है, उसका आइडिया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लगेगा, मतलब कितना रिफ्रैक्शन हुआ है। अब समझिए, मान लो ये लाइट जो है एयर में ऐसे इस इधर से सन से एक रे आ रही है इस एंगल पर। ये जैसे ही मीडियम बदला एयर से, मान लो ये ग्लास आ गया, जैसे ही मीडियम बदला तो लाइट जो है, हम कहते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे ना जाके कुछ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइट क्या हो गई, उसका एक्चुअली पाथ ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो बेंड हो गई, मुड़ गई, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जब ही होगा जब मीडियम बदलेगा। अब एक दो टर्म समझिए। जो सरफेस जहां पर मीडियम बदल रहा है, जैसे एयर से ग्लास हुआ, तो लाइट जिस सरफेस पर, जिस बाउंड्री पर टकराती है, उस बाउंड्री का नाम इंटरफेस कहा जाता है। यहाँ पर इंटरफेस ये है, इन दो मीडियम की बाउंड्री जिसे हम इंटरफेस कहेंगे। तो कई बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा इंटरफेस। तो रिफ्रैक्शन है क्या? इट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another, from one medium to another। तो क्या ऐसी बात जो साइंटिस्ट ने ये बात कही कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये गलत है? बेटा ये सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो देखो एयर में यहाँ स्ट्रेट लाइन है, इस वाले मीडियम में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ देखोगे
तो ये दो मीडियम अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे मीडियम बदलेगा लाइट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मीडियम का चेंज होने से लाइट की डायरेक्शन बदलती है। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये बदलना ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, इसे हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या बेटा? अब आता है सेकंड क्वेश्चन। भाई लाइट बेंड क्यों होती है, कॉज क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट की स्पीड मीडियम के साथ बदल जाती है। लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के साथ बदल जाती है, यही इसका कारण है। ठीक है, तो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद मीडियम, चेंजेस विद मीडियम। और इसको अगर अपनी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है तो इसे कोई अलग तरह के पाथ को ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में लाइट की स्पीड बदल जाती है मीडियम के बदलने के साथ, लेकिन लाइट की एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसको याद रखना। कॉज में नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, अब मैंने वर्ड यूज करा वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ light wave always remains constant. Frequency of light wave never changes with medium, never changes with medium. It remains constant for any medium. चाहे कोई एक लाइट किसी भी मीडियम में चली जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो ये फ्रीक्वेंसी को सेम बनाए रखने के लिए लाइट को बेंड होना ही पड़ता है। ठीक है, जिससे अब लाइट, अब ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी सेम बननी है। ठीक है, लाइट की स्पीड बदल रही है, तो अब आपको और टर्म्स भी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी। एक किसी भी वेव की वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बनना है तो ये दोनों चीज़ों का रेशियो कांस्टेंट बनना चाहिए। अगर स्पीड बढ़ती है तो साथ में वेवलेंथ भी बढ़ जाती है, और इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है एफ के बराबर। अब ये चीज़ मेंटेन करने के लिए लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर सकती, उसकी बेंडिंग होनी पड़ेगी। मतलब स्ट्रेट मतलब जो डायरेक्शन पहले थी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर पा रही, उसे बेंड होना पड़ेगा। या तो वो इस तरफ बेंड भी हो सकती है, उधर भी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि किस तरफ बेंड होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये हो गया कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अगली चीज को समझते हैं। अगली चीज ये आ गई कि ये कितनी बेंड हुई कितनी नहीं हुई, ये कैसे पता किया जाए। तो कोई चीज कितनी मुड़ी है कितनी नहीं मुड़ी है, बेंड को हमें बताने के लिए एंगल से बताया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, एंगल आप पूरी की पूरी लाइट चैप्टर में पढ़ोगे ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री के लाइन से निकाली जाती है। जैसे मिरर में इंसिडेंट रे, अब मैं कहता हूं इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ने मिरर को टच करा, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल नापा किससे गया है? इस रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस, जिसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, इस पर ड्रॉ करे गए नॉर्मल से नापा गया है। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है, वो है रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी नापा जा रहा है, इस सरफेस जो रिफ्लेक्ट कराएगा उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल से नापा जाता है। अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, जिसे कहते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग करवा कौन रहा है? ये सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर हमें 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसे कहा जाएगा नॉर्मल टू इंटरफेस, नॉर्मल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, मैं इतना बड़ा लिखने की वजह इसलिए मैंने आपको इंटरफेस वर्ड बता दिया। इसे कहा जाएगा नॉर्मल टू इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो मीडियम की बाउंड्री, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो नॉर्मल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्रैक्शन कर रहा
उस सरफेस के ऊपर बनी नॉर्मल। तो ये लाइन की रे, ये लाइट की रे इस इंटरफेस की तरफ आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे होगी। देन दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर ये वाला क्या है, रिफ्रैक्शन है, मुड़ी हुई रे। ये क्या थी, सरफेस की तरफ आने वाली रे, ये सरफेस से दूर जाने वाली रे या फिर मुड़ने वाली रे। और मुड़ने को कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपकी है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी सबसे पहले ये एंगल की बात बताइए, एंगल आई और एंगल आर, जिसमें आर इस बार रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट सरफेस में होता है। तो ये बात समझ में आई कि आई और आर कैसे लिए जाएंगे। क्लास कंफर्म मी, आई और आर कैसे लिए जाएंगे, ये बात समझ में आई। और इसके अलावा भी कोई अभी, हाँ जी बेटा बोलो। कौन सा एंगल आई एंड एंगल आर। ओके देखो, देखो कि ये मान लो एक ग्लास की स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब एक क्यूबॉइड है ग्लास का बना हुआ, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करा, कोई भी एक लाइट की रे इसके ऊपर फॉल कराई इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये जो लाइट की रे है, मान लो ये मीडियम एयर है और एयर से ग्लास में गई। तो जब ये एयर से ग्लास में जाएगी तो ये अपनी जो डायरेक्शन थी इसकी, इस रे की जो इसकी तरफ बढ़ रही है, इस सरफेस को इंटरफेस कहते हैं। जो दो मीडियम की बाउंड्री जिसे हम इंटरफेस कह रहे हैं, जब ये इंटरफेस की तरफ बढ़ रही है, इसका नाम तो हमने कह दिया इंसिडेंट रे। अब इसे जाना इसी डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाती। हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा, ये कुछ मुड़ जाती है। और इस मुड़ने को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और मुड़ने वाली रे, जो रे मुड़ गई है, इसी के ऊपर उसका नाम आ गया। जैसे मिरर में जो रे रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई, उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे। जो रे मुड़ गई उसका नाम क्या, रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। अब एक्चुअल में हमें इनके बारे में बताना है, तो हम यहाँ पर एंगल से बताते हैं कि कितनी मुड़ी कितनी नहीं मुड़ी। क्योंकि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मुड़ गई है, कितनी कम मुड़ी है, ये एंगल से पता लग जाएगा। जैसे देखो ये पेन है, अगर इस पेन को ऐसे करके मोड़ दिया जाए, अभी कितनी मुड़ी। अब आपको न्यूमेरिकली बताना है, ऐसे बोल दोगे दो पेन लिया, एक में बोल दोगे कम और ज़्यादा, कम ज़्यादा नहीं बोल रहे, न्यूमेरिकली कितनी, तो इसके बीच का एंगल पता करना पड़ेगा। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है ना, वो नापा जाता है एक नॉर्मल से। अब नॉर्मल क्या चीज़ है, देखो जो सरफेस ये मोड़ने का काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे या तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे मिरर में जिस सरफेस ने लाइट के रे को वापस भेज दिया, तो उसका मतलब क्या, उस सरफेस का नाम हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर जिसने लाइट के रे को मोड़ दिया, उसका नाम हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर आप 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे। वो भी कहां पर, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब इंसिडेंट रे ने इसे टच करा, किसको, इंटरफेस को। तो एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम एक नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे। और ये वाला एंगल देखो, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बार आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ी बोल दोगे, आई इक्वल टू आर, वो तो रिफ्लेक्शन में होता है, यहां पर नहीं होता। यहां पर तो बेंडिंग हो रही है, क्लियर क्लियर दिख रहा है कि इतना एंगल कम हो गया है। जितना एंगल कम हुआ उसको हम नॉर्मली कहते हैं डेविएशन। आम तौर पर आम भाषा में डेविएशन कहते हैं कि इतना बदलाव हुआ है, डेविएशन हो गया है। बेटा समझ में आया आई और आर जो अभी आप पूछ रहे थे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे कि ये लाइट की रे, अब यहाँ जो है ना, ये रे एक्चुअल में अगर कहें मीडियम नहीं बदलता, एयर से ग्लास नहीं होता, तो जो डायरेक्शन होनी चाहिए लाइट सीधी जाती। लेकिन ये सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। सोचो जरा, अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ऐसे गई नहीं, मुड़ी किस तरफ,
जिस तरफ हमारा नॉर्मल बन रहा है उस तरफ मुड़ गई। इसके पास मुड़ने के दो ऑप्शन थे, एक तो नॉर्मल की तरफ मुड़े और एक या तो ऐसे मुड़ जाती, एक नॉर्मल से दूर चली जाती। तो हम इसी तरीके से बेंडिंग को दो तरीके से पढ़ेंगे कि बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हुई है कि बेंडिंग नॉर्मल से अवे हुई है। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ एक्चुअल पाथ से, जो इसका पाथ होना चाहिए था अगर मीडियम नहीं बदलता, उसके कंपैरिजन में ये नॉर्मल की तरफ चली गई कि नॉर्मल से अवे चली गई। इसी वे में हम लोग इसको दो टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो क्या है, अब जरा समझना। ये है आपका ग्लास और ये है आपका एयर। अब हर एक मीडियम की डेंसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो डेंसिटी पढ़ने वाले हैं ना, ये थोड़ी अलग तरह की डेंसिटी है। ऐसा है कि डेंसिटी भी आप लोग 4-5 तरह की अलग अलग पढ़ते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा मास डेंसिटी, जो नॉर्मली डेंसिटी है ना, जिसपे हम कोई नाम नहीं लिखते, उसे बोलते हैं मास डेंसिटी। एक होती है वेट डेंसिटी, ठीक है, एक होती है नंबर डेंसिटी, ठीक है, एक हो जाती है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जो यहाँ पढ़ने वाले हो। ऑप्टिकल मतलब लाइट को कौन सा मीडियम, लाइट के अकॉर्डिंग कौन से मीडियम ज़्यादा डेंस है और कौन सा लेस डेंस है। लाइट के अकॉर्डिंग, ऐसा एक आम भाषा में बोल रहा हूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं। ठीक है, तो आप इसको लगभग लगभग डेंसिटी जैसा ही है, कुछ चीज़ों के एक्सेप्शन है। जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब अगर लाइट ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहे, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, अब देखो डेंसिटी ग्लास के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ रो तो हो गया डेंसिटी ग्लास के लिए जी, ये हो गया रो एयर के लिए ए। अब इस केस में ग्लास की डेंसिटी हमें अच्छे से पता है, जो चीज भारी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से ज्यादा है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, आप समझिए जैसा आपके साथ होगा वैसा लाइट फील कर रही होगी। लाइट जो ट्रैवल करके आ रही है वो एनर्जी के पैकेट्स हैं, आप भी एनर्जी का पैकेट ही हो, आपकी बॉडी भी तो एनर्जी का पैकेट है। खाना खा रहे हो, बॉडी में एनर्जी बन रही है फूड से जो भी निकल के आ रही है ना। तो आप सोचिए आपको एक खाली कमरे के अंदर दौड़ने के लिए कहा जाए, तो आप एक जगह से दूसरी दीवार तक दौड़ के चले गए। या फिर ऐसा समझिए एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में पूरा पानी खाली कर दिया, तो जो उसका फ्लोर है आपको उस फ्लोर पे दौड़ने के लिए कहा, आप एकदम से जल्दी से एक साइड से दूसरी साइड पर दौड़ के चले गए। अब क्या किया गया, स्विमिंग पूल में पूरा पानी भर दिया। ठीक है, पानी आपके चेस्ट पार्ट तक आ रहा है या फिर आपके लेग्स तक आ रहा है, ऐसा मान लो आपके पूरे पैर पानी में डूब रखे कंप्लीट। अब आप दौड़ते हो। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप किस में तेज दौड़ोगे, खाली स्विमिंग पूल में या पानी भरे हुए स्विमिंग पूल में? कहां पर आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, सोचिएगा और बताइएगा। डेफिनेटली खाली स्विमिंग पूल। ऐसा ही लाइट के लिए भी है, लाइट एयर में चल रही है। कारण क्या है कि पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पानी हमें रोक लेता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक तरीके से भारी हैं। आप जब दौड़ते हो ना, तो आप हवा को साइड करते हो। वैक्यूम में दौड़ोगे आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। अगर आपको हवा में दौड़ने को कहा जाए, एयर में, और फिर आपको एक ऐसी जगह दौड़ने को कहा जाए जहाँ वैक्यूम है, मतलब एयर भी नहीं है, वहां पे आप और तेज दौड़ोगे। बट प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के दौड़ना पड़ेगा, हवा तो चाहिए ना सांस लेने के लिए, एक वो समस्या है। ठीक है, अगर आप दौड़ोगे तो वहां रियली आपकी स्पीड ज्यादा आएगी, क्योंकि वही बात है कि वैक्यूम का मतलब वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल भी नहीं है, एटम मॉलिक्यूल कुछ नहीं है। तो आप जब दौड़ते हो तो आप देखते हैं ऐसे दौड़ने वाले पर्सन ऐसे अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे कुछ मूव कराते हैं, कुछ ऐसे रहता है ना। आप किसी को दौड़ते देखोगे तो उसके हैंड्स हैं आगे पीछे ऐसे मूव होते हैं, वो एयर को कट करते हैं ताकि आगे की एयर साइड हो। आगे की एयर साइड होगी तो भी इतनी आसानी से आप आगे जा पाओगे। लाइट को भी तो ऐसी चीज फील हो रही है। तो ग्लास में जब आएगी तो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ग्लास उसे ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, रोकेगी, उसकी स्पीड को कम करेगी। तो लाइट की स्पीड इस मीडियम में ज़्यादा होगी, और जब वो ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड कम होगी। और इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे।
अभी मैं सिर्फ डेंसिटी से बता रहा हूँ, एक्चुअल चीज ऑप्टिकल डेंसिटी से होती है, वहां पर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लॉजिक है, यहां पर ये बात है, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम को हम कहते हैं डेंसर। डेंसिटी ज्यादा तो डेंसर। जिस मीडियम की डेंसिटी कम है उस मीडियम को हम कहते हैं रेयरर। रेयर, ये रेयरर वर्ड बना है रेयरर से। रेयर का मतलब कम, कोई भी चीज कहते हैं कि ये चीज यहाँ पर बहुत रेयरली मिलती है, तो रेयर का मतलब बहुत ही मुश्किल से, बहुत कम। तो जो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, अब मैं वर्ड डेंसिटी यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको समझना उसे ऑप्टिकल डेंसिटी से है। जिस किसी मीडियम की डेंसिटी कम है वो होगा रेयरर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो होगा डेंसर। तो लाइट जब कभी भी रेयरर से डेंसर में जाए, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसकी बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होगी, ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया। अगर मीडियम नहीं बदलता तो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, मतलब एयर ही होती तो लाइट सीधी जाती। लेकिन ये अभी इसके पास दो ऑप्शन है बेंड होने के, या तो ऊपर बेंड हो नीचे हो। ये नीचे क्यों बेंड हुई? क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लाइट कम डेंसिटी के मीडियम से ज्यादा डेंसिटी के मीडियम में चली गई। तो क्या हुआ, रेयरर से डेंसर में गई, इसीलिए इसकी बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करे, डेंसर से रेयरर मीडियम में, इन दैट केस लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेटा आप लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। एंड कल एक जूम इंडिया करके बच्चा था, इज प्रेजेंट और नॉट? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपका सेकंड। तो इन दो चीजों को याद रखिए। अगर ऐसा होता है रेयरर से डेंसर में जाती है, तो आप ये देखिए, ये रेयरर टू डेंसर है, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ गई और एंगल नापा नॉर्मल से जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ आ गई तो आई जो है वो बड़ा होगा आर से। इसमें एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर आता है। याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस मैं आपको कुछ चीज़ों को और इसको डीपली समझा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, एंगल आई जो है लेस हो जाता है एंगल आर से। ठीक है, इसके लिए डायग्राम ऐसा होगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसा कह दूं कि ये कोई ग्लास में एक लाइट लगी हुई है अंदर, इससे लाइट निकल रही है, लाइट यहाँ पहुंची। तो अब ये जो जहां पर बाउंड्री है दो मीडियम की है इंटरफेस, अब ये एंगल जो इंटरफेस की तरफ बढ़ने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। अब इस इंटरफेस से दूर जाएगी ये रे, अब इसकी बेंडिंग कैसे होगी? देखो, अगर मीडियम नहीं बदलता तो रे ऐसे जाती, लेकिन इस बार क्या हो गया, आप ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से चले और एयर में जा रहे हो कम डेंसिटी वाले मीडियम में, तो लाइट के रे दूर भाग जाएगी। तो ये एंगल होगा आर। तो इस बार आप देख पा रहे हो आई जो है आर से कम आएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, आई इज लेस देन आर। तो ये चीज मैं आपको ऊपर समझा रहा था, आई होप समझ में आ गई होगी। बेटा कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ओके, अब हम लोग जल्दी से समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जैसे हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे बनाई, रिफ्रैक्टेड रे बनाई, ये थी इंसिडेंट रे, ये थे रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल बनाई किसके ऊपर, इंटरफेस पे। नॉर्मल कहाँ बना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किस पर बना है? इंटरफेस पर। वहां बोलते थे ना मिरर में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन मिरर, यहां बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन इंटरफेस। इंटरफेस पे बना है। तो देखो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सब इस पेज के अंदर बन गई, मतलब इस प्लेन में बन गई। तो जैसे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वैसा ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस at point of incidence all lies in same plane, all lies in same plane। ठीक है, एक मिनट। एंड ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये इसका एक लॉ हो गया। दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का क्वेश्चन आता है इस पर। दूसरे लॉ का एक नाम भी है जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि साइन आई, साइन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसमें सेकंड लॉ ये है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये चीज हमेशा कांस्टेंट होगी एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है और इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ठीक है, ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये बोला जाएगा, अगर आपको लैंग्वेज वाइज लिखना है तो लिखोगे रेशियो ऑफ, अब यहाँ साइन लिखोगे तो एन ई आता है एक्चुअल में, इसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बस इतनी सी चीज को आपको यहां पर समझना था बेटा, ये समझ में आ गई? सेकंड जो लॉ बताया है स्नेल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अब लेंस के केसेस समझने हैं हमें। लेंस, देखो जो लेंस होता है ना, हम लोग नॉर्मली इस तरह के लेंस की स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कहें, अब 10th में सिलेबस इस तरह से बनाया, सीधा यहाँ पर ये लेंस दे देते हैं। लेंस ये डबल, इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई का मतलब हो गया इसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं। एक यहाँ कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसमें उभरा हुआ हिस्सा जो है उस पर लाइट की बेंडिंग होगी। इधर से जो लाइट आएगी इसमें ऊपर उठे हुए हिस्से पे बेंडिंग होगी, इधर पे भी देखोगे लाइट तो इधर पर उठे हुए हिस्से पर लाइट की बेंडिंग होगी। ठीक है, तो ये जो है ये कहेगा बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ, बाई मतलब टू, दो कॉन्वेक्स हैं। एक लेंस ऐसा होता है, इसे कहते हैं बाई कॉन्केव। इधर पर लाइट आएगी तो गड्ढे में घुसेगी, इधर भी गड्ढे में घुसेगी, गड्ढे का मतलब कॉन्केव जैसा पोर्शन है ना, पीछे पड़ा है। तो ये भी आपका बाई कॉन्केव लेंस हो गया। अब 10th की स्टडीज में आपको सीधा ही बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव बताता है। पहले नॉर्मली आपका जो है प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव आते हैं, लेकिन चलो जैसा एनसीईआरटी ने दिया है वैसी चीजें पढ़ेंगे। अब समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिरर से कंपेयर करें। मिरर में होता था पोल जहां से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। यहां पर अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से 2 हाफ्स में काटने की कोशिश करूं तो ये होगी एक वर्टिकल लाइन और एक समझ लीजिए ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसको ऊपर नीचे दो, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, मतलब कह दूं इस पूरे लेंस का मिडिल पॉइंट होगा, वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। वैसे इसका यहां पर ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा। एक खास बात, ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई लाइट की रे आती है तो वो सीधी चली जाएगी, उसकी बेंडिंग नहीं होगी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी
तो आप देख रहे हो एयर से ग्लास में गई तो मुड़नी चाहिए थी, लेकिन अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से टकरा रही है तो नहीं मुड़ेगी। ध्यान रखिएगा इसको, ये बिल्कुल एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बस याद रखिए। और सारी चीजें सेम हैं जैसी कि जैसी हमने लेंस मिरर में पढ़ी थी। ठीक है, अब एक और बात, फोकल लेंथ जैसा हमने पढ़ा था, अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स लेंस, मैंने नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि लेंस लिखूं, वही सेम चीज है जो पीछे पड़ी थी, लेकिन यहां पर एक टर्म और आ जाती है जिसे कहते हैं पावर। इसे नॉर्मली बोला ही जाता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रखोगे मीटर में तो आपको किसी भी लेंस की पावर मिल जाएगी। ठीक है, दिस विल बी द पावर ऑफ लेंस। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी डायोप्टर। इट्स यूनिट विल बी डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल डी। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप कई बार इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो 100/f इन सेंटीमीटर। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो इधर पर 100 रख दीजिए ऊपर की तरफ। तो ये थोड़ा मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाया गया है, इन्हें याद करना पड़ेगा। दीज आर द फॉर्मूलाज। अब सीधी सी बात है, जिस वे में हमने मिरर के क्वेश्चन करे उन्हीं वे में हमें लेंस के क्वेश्चंस करने हैं। फर्क क्या होगा, आपके मिरर फॉर्मूले की जगह यहाँ पर अब यूज होगा लेंस फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हम वहां यूज कर रहे थे उसमें बीच में प्लस था, यहाँ बीच में माइनस है, सब कुछ सेम रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला। क्या करोगे, u का साइन, v का साइन, f का साइन उसी तरीके से लेना है। बट याद रखना यहाँ पर v के साइन के लिए डिटरमाइन करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये यूज करना होता है। देखो उसमें यहाँ प्लस होता है तो उसमें इसमें लेंस के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है। मिरर के फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन में माइनस होता है, लेंस के फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन में प्लस होता है। इन दो फॉर्मूले का ही चेंज है, रिमेनिंग कोई चेंज नहीं है, सारे रूल वही है। u हमेशा नेगेटिव, f मैंने पीछे बता ही दिया आपको। ठीक है, v का साइन आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ऑब्टेन करोगे। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, किसी भी क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करके देखोगे, आपको आंसर में कोई गलती नहीं मिलेगी। मैं सीधा एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं वही पीछे वाला क्वेश्चन को ही ले लेता हूं, जैसा लिखा हुआ है, द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्रोड्यूसेस इमेज ऑन स्क्रीन ऑफ साइज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, कैलकुलेट फोकल लेंथ। अब एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, देखो लेंस कॉन्वेक्स है तो लेंस की नहीं, नाम देखो कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ का आंसर जो भी आना चाहिए ना पॉजिटिव आएगा। तो ये आप एंड में आप देखोगे आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन गलत हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली आपकी गलती नहीं होगी। पहली बात क्या है, ये लेंस है। इमेज कैसी बन रही है, स्क्रीन पर। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, पीछे भी यही पड़ा है। तो मतलब लेंस हो चाहे मिरर हो ये चीज सेम रहती है। फिर आपको क्या दिया है, साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइप्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बस फर्क क्या होगा, जैसे आपने लिया इट इज इक्वल टू, तो मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला अगर कहें, ये बेसिक फॉर्मूला है, लेंस में भी सेम रहता है, मिरर में भी सेम रहता है।
बेटा जल्दी से रिजॉइन करें। ओके तो देखिए मैं यहाँ से जल्दी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई विल जस्ट टेक 10 मिनट्स मोर। तो देखिए मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है ना, जो एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये लेंस में और मिरर में सेम रहने वाला है। फर्क होता है जो वी और यू की टर्म में जो फॉर्मूला है ना, उसके साइन में चेंज आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच आई अपॉन एच ओ की अगर वैल्यू को रखें वो आएगी 2। अब ये जो एच आई अपॉन एच ओ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो दिया है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब ये तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका साइन नहीं पता। साइन हमें नेचर से पता लग जाता है। इमेज किस पे बन रही है? स्क्रीन पे। रियल होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, तो एच आई का साइन नेगेटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगी, तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। ये सारी प्रोसेस में पीछे बता चुका हूँ। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नाउ लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये होता है। अब हम इसे यहाँ रखेंगे। मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज भी नहीं पता, फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकाली जाए? अच्छा, इमेज की डिस्टेंस पता है, सॉरी मैंने हाइट बोल दिया, डिस्टेंस है। इमेज की डिस्टेंस पता है बट इसका साइन नहीं पता। साइन पता करने का तरीका इसको बगल में लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव, v का आपको साइन पता करना है और u हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव अब आपके क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो जो v की न्यूमेरिक वैल्यू आपको दी है, इट विल हैव द पॉजिटिव साइन। तो v की जो वैल्यू है वो 20 जो है वो पॉजिटिव होगी। v कैसे पता लगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो वो इमेज की दूरी है, वो दी है 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -2 अब इसमें रख रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू। v की वैल्यू पॉजिटिव 20, u आपका अननोन है, निकालना है। तो u की वैल्यू 20 अपॉन -2 कैंसिल होके -10 सेंटीमीटर आ गया। यू गेट द वैल्यू ऑफ u, यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ v। हम f निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अब आपको आदत हो रखी है किसकी? मिरर फॉर्मूले की। क्वेश्चन लेंस का है तो इस बार फॉर्मूला बदल रहा है, बीच में माइनस लगेगा। v की वैल्यू +20, u की वैल्यू -10, फोकल लेंथ आएगा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे एंड यू विल गेट द फोकल लेंथ। टेक द एलसीएम, इट इज 1 + 2 1/f। 3/20 इज इक्वल टू 1/f। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 20/3 सेंटीमीटर्स। आप इसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। तो देखो आंसर का साइन पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने क्या बोला था? कॉन्वेक्स है। आपने पीछे भी रूल पढ़ा है, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी, तो मतलब कॉन्सेप्चुअली आपने कोई गलती नहीं करी होगी। अगर हो, मतलब ऐसे तो आंसर सही है, इनकेस अगर कुछ गलत आ भी रहा है तो वो सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हो सकती है, फिजिक्स की कंसेप्चुअल गलती नहीं होगी। ठीक है, बस बेटा आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग आपका एग्जाम इसी बेसिस, वैसे सिलेबस इसका कंप्लीट हो चुका है। सो यू मे लीव द क्लास राइट नाउ। अभी आप क्लास लीव कर सकते हो। गुड आफ्टरनून।